यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे पहले चैप्टर संप्रेषण का, यानी हमने जो शुरुआत किया है पढ़ाने का वह संप्रेषण चैप्टर से शुरू किया है। संप्रेषण चैप्टर में इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। आज हम चर्चा करेंगे संप्रेषण की बाधाएं, यानी संप्रेषण में जो आने वाली बाधाएं होती हैं उसी पे आज का क्लास ये डिपेंड है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक आप पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करिए और हम और अच्छे वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद संप्रेषण का जो क्लास होगा उसमें एक क्लास और शेष है। उसके बाद संप्रेषण वाला पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आप चाहे जिस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आपका काम है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कि संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, और अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हेडिंग है जिसकी चर्चा करने में समय लगेगा। इसीलिए जो उसको दूर करने के उपाय हैं वो अगले क्लास में होगा। आज केवल हम संप्रेषण में आने वाली बाधाओं पर ही चर्चा करेंगे। तो संप्रेषण में आने वाली बाधाओं की बात अगर की जाए तो इसमें जो मुख्य रूप से अवरोध आते हैं, मुख्य रूप से जो बाधाएँ आती हैं वो व्यक्तिगत हो गई, पृष्ठभूमि संबंधी हो गई, मनोवैज्ञानिक संबंधी हो गई, संगठनात्मक हो गया, माध्यम से संबंधित हो गया, भाषा से संबंधित हो गया और भौतिक वातावरण से संबंधित हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बाधाएं हैं वो कई प्रकार से आती हैं। अगर संप्रेषण की बाधाओं की हम चर्चा करें तो यह कई प्रकार से आती हैं, जैसे हमने आपसे चर्चा किया। अब अगर व्यक्तिगत अवरोध जो आते हैं, व्यक्तिगत जो बाधाएं आती हैं वो कौन कौन सी हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जब हम संप्रेषण में बाधाओं की चर्चा करेंगे तो चूंकि हम प्रशिक्षु हैं और प्रशिक्षु के नाते हम कक्षा कक्ष के संप्रेषण की ही चर्चा करेंगे। क्योंकि बीएड आप कर रहे हैं तो बीएड प्रशिक्षु होने के नाते हम जो कक्षा कक्ष का संप्रेषण है हम उसी पे आधारित केवल चर्चा करेंगे। तो कक्षा कक्ष में आधारित जो संप्रेषण होता है उसमें जो व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं, व्यक्तिगत अवरोध होता है, वह या तो किसी शिक्षक से संबंधित हो सकता है, या किसी छात्र से संबंधित हो सकता है, या प्रिंसिपल से संबंधित हो सकता है, मैनेजमेंट से संबंधित हो सकता है, या उस पूरे संगठन का जो एक ढांचा होता है उससे संबंधित हो सकता है, वहाँ के भौतिक वातावरण से संबंधित हो सकता है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार है उससे संबंधित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम एक केवल कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण होता है या एक विद्यालय में जो संप्रेषण होता है हम उसी को लेकर के ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है व्यक्तिगत अवरोध। व्यक्तिगत अवरोध में पहला है व्यवहार। अगर मान लीजिए कि जो किसी भी विद्यालय के नीति निर्धारक होते हैं, यानी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट का अगर व्यवहार सही नहीं है तो क्या जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे वह अच्छे से काम करवा सकता है? नहीं, क्योंकि जब एक मैनेजमेंट का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा संप्रेषण नहीं होगा तो वो कर्मचारी जब समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको करना क्या है तो अधीनस्थ कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर सकते, सही काम नहीं कर सकते हैं। या एक क्लासरूम का जो संप्रेषण होता है, एक शिक्षक पढ़ाता है, बहुत सारे छात्र बैठे होते हैं, अगर उसमें से शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है, शिक्षक बहुत मारते हैं, शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है, या किसी एक बच्चे का व्यवहार सही नहीं है तो अपने बगल वाले बच्चे को वह ऐसा शरारत करता है कि वो भी डिस्टर्ब होता है। इस बगल वाला बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, उसके इस बगल वाला बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, आगे वाला बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, पीछे वाला बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। वो शरारत करके इन सबको डिस्टर्ब करेगा। और जब क्लास में कोई एक बच्चा डिस्टर्ब होता है तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, टीचर की नज़र उस पर पहुँचती है और उसको वह बोलना या समझाने का जो प्रयास करते हैं उससे हुआ क्या, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। यानी अगर जो भी संप्रेषण में जो
लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति का भी व्यवहार अगर गलत है, सही नहीं है, तो पूरा का पूरा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये व्यवहार संबंधी बाधाओं में आता है। दूसरा डर है। अगर टीचर गया पढ़ाने और टीचर डरने लगा, ये भी बच्चे मान लीजिए खड़ा होकर के हमसे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, तो हम वो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, तो वह अपना जो नेचुरल उसका जो प्राकृतिक जो वहाँ उसको प्रेजेंटेशन देना था वह नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है, वह डर रहा है कि अभी टीचर हमको खड़ा करके प्रश्न पूछ लेगा, तो वह तो यही सोचने में समय व्यतीत कर रहा है कि टीचर ऐसा ना हो हमको खड़ा कर दे। तो वह जो उस समय पढ़ाया जा रहा है क्या उस पर वह ध्यान दे पाएगा? नहीं ध्यान दे पाएगा। तो ये डर है। या एक जो मैनेजमेंट है उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट को इतना डरते हैं कि जब मैनेजमेंट के पास पहुंचते हैं, मैनेजमेंट कोई काम कहता है तो डर के मारे वो पूरा सुन ही नहीं पाते हैं। तो वो जब सुन नहीं पाते हैं तो काम क्या करेंगे? तो इस प्रकार से कहीं भी डर जो होता है वो संप्रेषण को क्या करता है? प्रभावित करता है, उसको बाधित करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तीसरा है समयाभाव। क्लासरूम में टीचर जाता है और जो आधा घंटा पौना घंटा का क्लास उसका होता है, अगर मान लीजिए वो कह दे कि आज हमको 5 मिनट में पढ़ाना है, हमारे पास समय नहीं है, हमको कहीं जाना है, तो क्या 5 मिनट का जो क्लास होगा उसको बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। या आप जानते हैं कि जब कोई छुट्टी होने वाली होती है, कोई जब छुट्टी होने वाली होती है तो उसके एक दिन पहले पूरा जो क्लास होता है, जो बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं। उनको लगता है कि जल्दी से क्लास निपट जाता तो कल से तो 4 दिन की छुट्टी है, 8 दिन की छुट्टी है, इस टाइप से दिमाग में उनके चलता रहता है। और यही सब कुछ उनके दिमाग में चलने के कारण होता क्या है कि वो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो समयाभाव जो है वह भी अवरोध उत्पन्न करता है। जिसके पास समय नहीं है वो कम समय में ज़्यादा समय की चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा? ना तो कोई समझा सकता है उसको और ना तो कोई उसको समझ सकता है। तो समयाभाव जो है वो भी एक बाधा उत्पन्न करता है। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, आप जानते हैं कि जब शिक्षण होता है वह एक कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। कला की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो टीचर होता है वह एक कलाकार के समान होता है। आप क्या समझ सकते हैं कोई एक टीचर अगले पल, अगले क्षण, अगले समय वह किस प्रकार के हाव भाव उत्पन्न करेगा, किस प्रकार का हाव भाव करेगा, ये पता नहीं चलता है। कलाकार भी यही है कि अपने कलाकारी में वह इतना रम जाता है कि वह दूसरों के ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। अगले क्षण, अगले पल वह किस प्रकार का अपना हाथ हिलाएगा, किस प्रकार से शरीर करेगा, किस प्रकार से मुख मुद्रा उसका होगा, यह खुद उसको नहीं पता रहता है कलाकार को। ऐसे टीचर को भी नहीं पता रहता है कि अगले क्षण हम क्या करने वाले हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी करने वाले हैं, ये टीचर को भी नहीं पता होता है। तो इस प्रकार से टीचर जो होता है वह एक कलाकार होता है और कलाकार होने के नाते ही उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वह भी बहुत कुछ कहती है। जैसे मान लीजिए अगर हम वीर रस की कविता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वीर रस की कविता पढ़ाने के लिए जो टीचर पढ़ा रहा है अगर आदर्श वाचन कर रहा है तो उसके हाव भाव भी उसी रूप में होने चाहिए कि वह वीर रस की कविता जिस प्रकार से पढ़ा जाता है। अगर हंस हंस के वीर रस की कविता पढ़ा जाए तो क्या वो इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो जिस प्रकार का हमारे पास कंटेंट हो, जिस प्रकार की पाठ्यवस्तु हो, जिस प्रकार की सूचना हो, उस प्रकार से हमारे शारीरिक हाव भाव भी होने चाहिए, तभी वह ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगला है सूचनाओं का अतिभार। इतना ज़्यादा सूचना हो, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया गया हो या इतना ज़्यादा कोर्स हो कि उसमें बच्चे दब जाए, तो बच्चे यही सोच सोच के परेशान रहते हैं कि इसमें तो इतना ज़्यादा चैप्टर है, इसको कैसे हम पढ़ेंगे, और उसी चक्कर में उनको कोई चैप्टर तैयार नहीं होता है। तो ये सूचनाओं का अतिभार होता है जो पहले से ही उस बच्चे के दृष्टिकोण को इस प्रकार से विकसित कर देता है कि बच्चा सोच सोच के और वह कोई भी चैप्टर, कोई भी पाठ तैयार नहीं कर पाता है। तो ये सूचनाओं के अतिभार में आता है। उसके बाद है अपरिपक्व मूल्यांकन। अपरिपक्व मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब हम बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे से पहले हमारा ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आपके लिए कितना
महत्वपूर्ण है, जिससे वह बच्चे उस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हों और उसको अच्छे से पढ़ें। लेकिन बच्चे अगर मान लीजिए उस टॉपिक का सही से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो यह होगा अपरिपक्व मूल्यांकन। और अपरिपक्व मूल्यांकन करने के कारण ही बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिससे उसमें वो पीछे हो जाते हैं। तो ये अपरिपक्व मूल्यांकन अपना वो दृष्टिकोण इस प्रकार से विकसित कर लेते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, इससे प्रश्न नहीं आता है एग्जाम में। तो इस टाइप का जब उनके दिमाग में आ जाता है तो यही अपरिपक्व मूल्यांकन है, उस चैप्टर को बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। अगला है संचार पर अविश्वास। संचार पर अविश्वास का मतलब कि जो ये संप्रेषण हो रहा है, संप्रेषण पर अविश्वास, यानी जो संप्रेषण हो रहा है, जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन टीचर के माध्यम से मिल रहा है, उस पर अगर बच्चा अविश्वास करता है तब भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी और संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता है। तो ये जो बाधाएं थी जिस पे हमने चर्चा किया, ये व्यक्तिगत अवरोध या व्यक्तिगत बाधाएं थी। इसके आगे हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि संबंधित। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड होता है कि जो बच्चे उस क्लास में हैं, जो बच्चे उस रूम में पढ़ रहे हैं बैठ करके, या जो टीचर पढ़ा रहा है, या जो वहाँ का मैनेजमेंट है, उन सबका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इससे संबंधित जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसको इसके अंतर्गत हम रखते हैं। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो आती हैं कि जो हम पहले से ही अपने दृष्टिकोण को विकसित किए रहते हैं, अपने दृष्टिकोण को हम पहले से ही विकसित किए रहते हैं। यानी जब हम लिंग की बात करेंगे तो कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो साइंस और मैथ पढ़ने में कमज़ोर होती हैं। तो ये पृष्ठभूमि संबंधी ही बाधा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बुद्धि में लड़के और लड़कियों की बुद्धि लब्धि में अंतर पाया जाता हो, ऐसा तो कहीं नहीं है। दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ा सकते हैं, दोनों कुछ भी कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जरूरी है। लेकिन जब हम अपने उस समाज की ओर देखते हैं तो समाज यही कहता है कि उन लड़कों को गणित और विज्ञान पढ़ना चाहिए, जबकि लड़कियों को जो साहित्यिक विषय और कला है उसको पढ़ना चाहिए। तो ये हमारी जो पृष्ठभूमि संबंधी अवधारणा विकसित हो चुकी है, ये हमारे दिमाग में एक उपज हो गया है जो हमको समाज की ओर से हमको मिला हुआ है। तो ये जो बाधा है ये पृष्ठभूमि संबंधी बाधा में आएगा। इसी प्रकार से जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता और सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि से संबंधित बाधाएं हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं। हम पूर्व धारणा कर लेते हैं, पूर्व दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं कि फला जात का लड़का है तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, बोलने में अच्छा नहीं होगा, बात करने में अच्छा नहीं होगा, इसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ये पहले से ही दिमाग में विकसित हो जाता है। कोई अगर गांव से आया है, किस वर्ग से है, किस धर्म से है, किस जात से है, तो पहले से ही हमारे दिमाग में एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उसके प्रति जो है हम एक मेंटेलिटी विकसित कर लेते हैं कि यह किस प्रकार का बच्चा होगा, और वह जब हम उसके साथ संप्रेषण करते हैं तो वह उसमें बाधा उत्पन्न करता है। जैसा हम सोचे हैं वैसा वह नहीं है, तो ये क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ये पृष्ठभूमि संबंधी जो बाधाएं हैं उसमें ही ये आता है। राष्ट्रीयता, अब आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जिसमें देश विदेश के भी छात्र पढ़ने आते हैं। और अगर हम इस राष्ट्रीयता को लेकर के, ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि हम केवल पढ़ना जानते हैं, बाकी कोई पढ़ना नहीं जानता है, तो ये बच्चा कहाँ से, अगर कोई विदेशी छात्र उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये पहले से दृष्टिकोण विकसित है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होता है, बाधा उत्पन्न करने का काम करती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हमने चर्चा कर लिया कि अगर ये लिंग संबंधी जो बाधाएं हैं कि फला बच्चा क्या कर सकता है, फला बच्ची क्या नहीं कर सकती है, ये जो बाधाएं हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही आती हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चियों को क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही निकल करके आती हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में अगर हम देखें तो चयनात्मक दृष्टिकोण, चयनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमेशा उनके दिमाग में ये रहता है कि केवल परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही वो चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। तो जब परीक्षा की दृष्टि से ही वो चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो वो चयनात्मक दृष्टि हमेशा अपनाते रहते हैं। ये
परीक्षा में नहीं आएगा, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसको ही केवल पढ़ा जाए। जबकि सिलेबस उनको पूरा कंप्लीट करना है, कोई भी किसी भी क्लास में है तो उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ना कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। इम्पोर्टेंट जो पढ़ा जाता है वो तो केवल परीक्षा के समय 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ा जाता है, लेकिन आपके पास पूरा 1 साल होता है। 1 साल में केवल अगर आप चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से वह जो संप्रेषण होता है, अब कोई टीचर आया पढ़ाने, आपको लगा कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपने चयनात्मक दृष्टिकोण अपना करके ये पता किया और कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप क्यों अच्छे से पढ़ेंगे। तो चयनात्मक दृष्टिकोण जो होगा वह संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा है रुचि। रुचि का मतलब जब हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो गणित पढ़ने में अगर नहीं है, तो जब गणित वाले अध्यापक आएंगे तो हमको बोरियत लगेगा और वो पता नहीं क्या समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इंटरेस्ट होता तो निश्चित रूप से हमको समझ में आता। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, जहाँ हमारा इंटरेस्ट होगा वो विषय हमको ज़्यादा समझ में आता होगा, क्योंकि उसमें हम रुचि लेते हैं, पढ़ने में रुचि लेते हैं, तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है कि जो प्रश्न हमारे अंदर से निकलता है, जो प्रश्न हमारे अंदर से निकलता है, जानने की जो आंतरिक इच्छा होती है, उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। जब कोई प्रश्न अंदर से निकलता है तो उसको जानने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं और हम उसके खोज में लग जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा जिज्ञासु है तो वह खोजने में, अपने उत्तर को खोजने में लग जाता है। लेकिन अगर हमारी जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने में नहीं है तो वह क्या करेगा, क्लास में या कहीं भी जब संप्रेषण होता है तो उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। अगला अगर हम देखें तो संगठनात्मक, यानी जो एक कहीं भी जब एक समूह होता है तो एक संगठन का रूप होता है और उस संगठन को मिल करके काम करना होता है, और संप्रेषण को संगठन को मिल करके काम करने के लिए ये जरूरी होता है कि संप्रेषण एक दूसरे के साथ बना रहे और अच्छा संप्रेषण बना रहे। तो इसमें जो बाधाएं आती हैं वो जटिल संगठनात्मक संरचना, यानी अगर कोई एक बड़ा संगठन है, उसमें एक कर्मचारी को यही नहीं पता है कि हमको अपनी रिपोर्टिंग करनी कहाँ है, हम किसके पास जाएं अपना बजट लेकर के, तो वह क्या हो गया, संप्रेषण में बाधा पैदा करेगा। उसमें इतनी जटिल संरचना है कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को समझ ही नहीं पाता है कि हमारे साथ काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इनसे कुछ सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता है। इस प्रकार की जब जटिल संरचना उसमें पाई जाती है तो वहाँ पे जो संप्रेषण होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। प्रतिष्ठात्मक संबंध, एक अधिकारी और एक कर्मचारी, अगर अधिकारी मान लीजिए ईगो वाला है और कर्मचारी उसके पास शिकायत लेकर के पहुंचता है, तो उसको लगता है कि इतना छोटा कर्मचारी और हमारे पास तक कैसे पहुंच गया, ये तो अधिकारी का ईगो है। तब उसमें क्या वह उस कर्मचारी की बातों को, समस्याओं को सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगो है। प्रतिष्ठात्मक ये संबंध हो गया, ये प्रतिष्ठात्मक संबंध हो गया कि एक बड़ा अधिकारी एक छोटे कर्मचारी की बातों को नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं सुनेगा कि वह, उसको लगता है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ या इतना छोटा कर्मचारी है, या डायरेक्ट हमारे पास कैसे आ गया, तो वह उसकी समस्या को नहीं सुनता है और यह एक बाधा के रूप में माना जाएगा। संगठनात्मक सुविधाएं, अब एक संगठन है, संगठन में जो काम है उस काम के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे माध्यमों की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पे वो माध्यम और सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से जो संप्रेषण होता है उसमें बाधा उत्पन्न होगी और अच्छा संप्रेषण नहीं हो सकेगा। इसके बाद हम माध्यम संबंधी बाधाओं की चर्चा करेंगे कि जब हम अपने सूचना को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। अगर उस माध्यम में कोई खराबी है तो जो हमारा संचार होता है, जो हमारा संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वह अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें आता है माध्यम में तकनीकी खराबी। माध्यम में तकनीकी खराबी का मतलब ये हो गया कि हमको अपनी सूचना पहुंचाना है बच्चों तक, क्लास बड़ा है, हमने माइक की व्यवस्था की हुई है, अगर माइक खराब हुआ तो क्या संप्रेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये पहला व्यवस्था है। अगर मान लीजिए कि हमको प्रोजेक्टर पे पढ़ाना है, हमको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है और हमने खूब अच्छी तैयारी की हुई है,
लेकिन जब हम क्लासरूम में गए तो पता चला कि लाइट कट गई। तो लाइट अगर कट गई तो पता चला कि संप्रेषण अब हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए जनरेटर की व्यवस्था है, लाइट कटी, जनरेटर की व्यवस्था है और जनरेटर भी खराब हो गया, तो माध्यम खराब हो गया तो हम अच्छा संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। गलत माध्यम का चयन, हमको जो पढ़ाना है अगर या जो हमको सूचनाएं भेजनी है, हमने अगर गलत माध्यम का चयन कर लिया तब भी क्या होगा, वह समय से नहीं पहुंचेगा, वह अच्छी तरीके से नहीं पहुंचेगा और संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करेगा। माध्यम का ज्ञान ना होना, अगर हमको माध्यम का ही ज्ञान नहीं है तो हम किस प्रकार से माध्यम का चुनाव करेंगे। तो माध्यम का चुनाव ही जब नहीं कर पाएंगे तो अच्छा संप्रेषण भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमको सभी प्रकार के माध्यमों की भी जानकारी होनी चाहिए कि हम अपनी सूचना को, हम अपने ज्ञान को, हम अपने विचारों को, हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक अगर पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है, इसकी सूचना भी हमको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भाषा संबंधी जो अवरोध है उसमें सबसे पहले आता है त्रुटिपूर्ण अनुवाद। त्रुटिपूर्ण अनुवाद यानी कि जब हम कोई बात कहते हैं तो कभी कभी उसके दो अर्थ निकाल लिए जाते हैं। एक अर्थ उसका जो सही सही होता है, जो जिसको हमने बताने का प्रयास किया हुआ, और एक उसका दूसरा अर्थ भी निकालने का प्रयास लोग करते हैं। तो जब उसका दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा कि जो मैं कहना चाह रहा था वो चीज़ वो समझ नहीं पाए, जो मैं कहना चाह रहा था वो नहीं समझे, यानी उसका दूसरा अर्थ निकाल लिए। तो इसका मतलब जब वो चीज़ वह नहीं समझे, जो मैं कहना चाह रहा था अगर उसको वो नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये संप्रेषण में बाधा का काम करेगा। इसके आगे है तकनीकी भाषा का प्रयोग। जब आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, अगर आप फिल्म के क्षेत्र में हैं, अगर आप क्रिकेट के क्षेत्र में हैं, अगर आप वॉलीबॉल के क्षेत्र में हैं, अगर आप कबड्डी के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द यूज होते हैं कि उसी टर्म्स में यूज होते हैं कि जो उस विषय को जानता होगा वही समझ पाएगा। अब एक डॉक्टर की जो भाषा होती है, अगर वह अपने भाषा में अपने मरीज को समझा दे तो उसका मरीज कुछ नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो समझाया जाता है वो क्या होता है, व्यवहारिक भाषा में होता है, एकदम ठेठ हिंदी में होता है, ठेठ उसकी भाषा में होता है जो मरीज होता है, तब वह मरीज समझ पाता है कि हमको क्या समस्या है। लेकिन अगर उसी को उस चिकित्सा वाले टर्म में समझा दिया जाए तो वह मरीज नहीं समझ पाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं कि तकनीकी भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है कोई भी, तो वहाँ पे उन दूसरे जो समझने वाले हैं उनको समझने में बाधा उत्पन्न होगी। त्रुटिपूर्ण शब्द में अभिव्यक्त संदेश, यानी जो हम संदेश भेजे हैं अगर उसका जो हम लिखने की शैली है या जो भाषा है वो त्रुटिपूर्ण है, गलत है, तब भी अगला उस चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अगला नहीं समझ पाएगा, और अगला समझ नहीं पाएगा तो वहाँ पे जो संप्रेषण होगी उसमें बाधा उत्पन्न होगा। अगला है अस्पष्ट मान्यताएं। अस्पष्ट मान्यताएं कि मतलब जिसको हम चाहते हैं जो होना चाहिए वह भी स्पष्ट नहीं है, कि अपने जो परिवेश है, अपना जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसमें जो रीति रिवाज परंपरा मान्यता है वो अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, यानी स्पष्ट नहीं है। तो जब अस्पष्ट होगा, स्पष्ट नहीं होगा तो वह भी क्या करेगा, संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। और लास्ट पॉइंट में आएंगे जो भौतिक वातावरण से संबंधित है। इसमें शोर, समय और दूरी। अगर क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है और अगर बहुत तेज आवाज़ कहीं पीछे से बगल से आ रहा हो तो क्या वह क्लास अच्छे से चल सकता है, तो कहेंगे नहीं चल सकता है। तो जब ये शोर, तेज शोर होगा कहीं पे, या बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो इस प्रकार के मौसम में, इस प्रकार के माहौल में जो संप्रेषण होगा वह बाधित होता है। समय का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ाना शुरू किए और कह दीजिए कि आज हम चाहे दिन भर लग जाए पूरा चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, तो समय का हमको विशेष ध्यान देना है। अगर आप सुबह से शाम तक के पूरे दिन के बारे में चर्चा करें तो उसमें जितने भी विषय आपके होते हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही विषय हिंदी उठाया जाए तो हिंदी 4, 6, 10 दिन में ख़त्म कर दिया, गणित उठाया जाए, गणित 10 दिन में ख़त्म कर दिया जाए, 1 महीने में ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि विषय वाइज आपको पढ़ाया जाए, एक विषय उठाया जाए, दिन भर पढ़ाया जाए। लेकिन उससे होगा क्या कि बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं, एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो समय का हमको विशेष ध्यान देना होता है। और दूरी का मतलब, जैसे जब बच्चे
आप आमने सामने बैठ करके टीचर के पढ़ते हैं तो उन बच्चों से फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है और टीचर जो होता है उसी प्रकार से अपने जो व्यू रचना होता है उसमें परिवर्तन करता चला जाता है। लेकिन जैसे अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है और फीडबैक ना मिलने के कारण वह जो चेंजिंग होना चाहिए वो चेंज नहीं हो पाता है। एक ढर्रा जो टीचर पकड़ता है उसी ढर्रे पे पढ़ाता हुआ चला जाता है। तो ये दूरी है। वित्त संबंधी बाधाएं, वित्त संबंधी बाधा चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वह टीचर के लिए हो, चाहे वह मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वह प्रिंसिपल के लिए हो, किसी के लिए अगर वित्त संबंधी बाधा है तो यह एक स्ट्रेस का काम करता है, यह एक तनाव का काम करता है। और तनाव जब होता है तो वह आदमी अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है जिसको तनाव होता है। चाहे वह टीचर होगा तो तनाव में रहेगा कि ये चीज़ हमको करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे, तो दिमाग तो उसका उधर उलझा हुआ है और पढ़ा कुछ और रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो संप्रेषण होगा वो बाधित होगा। और लास्ट पॉइंट है हैलो प्रभाव। हैलो प्रभाव क्या है कि जब दो लोग व्यक्तिगत रूप से वार्ता करते हैं तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कहते इतना दबाव डाल के कहता है कि उसको लगता है कि हम तेज कह देंगे तो ये चीज़ समझ में उसके आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है वह भी क्या कहता है कि उसकी बातों को काट देता है। काटने का मतलब कि अगर ये कुछ कहे तो उसने कहा कि नहीं ये गलत है, फिर ये कहे नहीं सही है, फिर ये कहा नहीं गलत है। ऐसे ऐसे तू मैं की स्थिति जो बन जाती है, यानी अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए वो जो जोर जोर से कहना शुरू करता है, यानी एक दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है और उसी को कहा जाता है हैलो प्रभाव। तो ये था, आज हमने चर्चा किया कि संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं और बाधाओं पे हमने आपको थोड़ी सी चर्चा की। अगला, इस संप्रेषण में जो आने वाली बाधाएं हैं उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, तो आप इसी चीज़ों को उल्टा करके लिख दीजिए। यानी व्यवहार जो है वो अच्छा व्यवहार अगर होगा तो व्यक्तिगत अवरोध जो दिया हुआ है उसमें व्यवहार शब्द दिया हुआ है, यानी व्यवहार से मतलब यहाँ है कि अच्छा व्यवहार नहीं होगा। और जब अच्छा व्यवहार होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे संप्रेषण अच्छा हो जाएगा। डर अगर निकाल दीजिए, डर को दूर कर दीजिए तो संप्रेषण अच्छा हो जाएगा। यानी इसी के विपरीत अगर आप हेडिंग ले लेंगे तो आपका क्या होगा, वो संप्रेषण संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। शोर हो रहा है, शोर को हटा देंगे आप तो बाधाएं दूर हो जाएंगी। उसके अलावा वित्त संबंधी बाधा है तो वित्त संबंधी बाधा अगर दूर कर दी जाए तो संप्रेषण अच्छा हो जाएगा। तो इसी का उल्टा हेडिंग अगर आप ले लेंगे तो वित्त जो बाधाएं हैं वो क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। अब इसके आगे एक क्लास और होगा संप्रेषण पे, उसके बाद हम कोई दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे और उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।